मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। जैसे कि एक को हम लोग कहेंगे काउंसिल कहेंगे, और एक को हम कहेंगे कैबिनेट। नाउ से कैबिनेट एंड काउंसिल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर एक एक करके बात करें तो मंत्रिपरिषद क्या होता है, इसमें 3 सदस्य होंगे। सो आई विल राइट फर्स्ट अबाउट द मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें आपके पास 3 सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से 3 सदस्य होते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगे राज्य स्तर के मंत्री, ठीक है। और उसके बाद आपको मिलेंगे उनके उपमंत्री, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन से आएंगे? 3 टाइप के सदस्य होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। अब ये क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम ये कहेंगे कि यह एक संवैधानिक निकाय यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका मतलब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट मीन्स कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है उसमें कहीं तो ये वर्णित होगा। तो देयरफॉर यह अनुच्छेद आपका आर्टिकल आपके 74 एंड 75 में वर्णित है, बताया गया है इसको, ठीक है। आर्टिकल 74 एंड 75 में। अब तीसरे नंबर पर हम जब ये बात की गई है तो इसका मतलब ये कहाँ पर ऑफिशियली या लीगली ये कहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि सैद्धांतिक रूप से ये आपका जो संघ है, ठीक है। संघ की जितनी भी कार्यपालिका होती है, जितनी भी कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ होती हैं, एक्चुअली जो आपके एग्जीक्यूटिव संबंधी जो शक्तियाँ होती हैं वो सब इसके पास हैं, ठीक है। तो जब हम मंत्रिमंडल को बताएंगे तो मंत्रिमंडल के पास आप जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि उनके पास क्या शक्तियाँ होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपके सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से जो आपके मंत्रिपरिषद है, ठीक है, मंत्रिपरिषद है को संघ की यानी कि यूनियन की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव रिलेटेड जितनी भी पावर्स है उसको सब प्राप्त होती है, ठीक। अब देखो आपका जो मंत्रिमंडल है यानी कि आपका कैबिनेट है। अब कैबिनेट ने जो नियम और कानून को पास करवाया है, ठीक है, तो उसका कार्य कौन करेगा? क्योंकि कार्यपालिका संबंधित सारी शक्तियां प्राप्त है, इसलिए कैबिनेट ने या मंत्रिमंडल ने जो नियम कानून पास किया है उसको लागू कौन कराएगा या उसको कार्यरत कौन करेगा? ये करेगा, मंत्रिपरिषद करेगी। सो 4th नंबर पे हम लिखेंगे कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए आपके जितने भी लिए गए नीतियाँ हुई या नीतिगत निर्णयों को, ठीक है, क्रियान्वयन या उनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगी। मंत्रिपरिषद यानी कि आपकी काउंसिल करेगी, ठीक है। 5वें नंबर पर हम क्या देखेंगे?
सी 5वें नंबर पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि दूसरा कार्य क्या है। एक्चुअली देखो, ये तो इसके सारी चीज़ें बना ली, पर इसमें कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं, या ये कैसे आपका कौन इसमें जो शामिल मंत्री का नंबर है, संख्या है, उसको कौन कंट्रोल करेगा। तो जान लेना कि इसमें जो है इसका कंट्रोल पावर किसके पास है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद है। किसकी मंत्रिपरिषद बनती है? प्रधान। इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। ही इज़ द हेड ऑफ दिस एंटायर काउंसिल। तो इस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा, प्रधानमंत्री होगा, वही का कंट्रोल करेगा कि इसके अंडर कितने सारे मंत्री हो सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि दिस इज़ अ वेरी बिग, एक बहुत बड़ा सा एंसेम्बल है। ठीक है, सो आई विल राइट इट एज कि यह एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो एंसेम्बल है, या आप बोल सकते हो निकाय है। ठीक है, अब जिसमें आप नॉर्मली देखोगे, क्या नॉर्मली 50 to 70 मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, अब ये मंत्री क्या है, समय के साथ साथ और साथ में सर्कमस्टेंसेस, प्लस आपके सर्कमस्टेंसेस यानी कि परिस्थितियों के साथ साथ आप देखोगे कि प्रधानमंत्री इनके आकार, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम अभी कौन है? मोदी जी। तो पीएम जो है इसके साइज़ को या आकार को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल या आपका जो कैबिनेट है वो क्या है। मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल जो कैबिनेट है वो आपका मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल से छोटा होता है। वो एक बहुत बड़ा सा आप बोल सकते हो बॉडी है, या एनसेम्बल्स हैं जिसमें कि बहुत सारे मंत्री होते हैं। जस्ट राइट नाउ आई सी वी सॉ दैट वहाँ पे 50 से 70 तक मंत्रीज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। बट कैबिनेट इज़ व्हाट? मंत्रिमंडल एक छोटा सा उसी का पार्ट होता है। आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट बिग एनसेम्बल। ठीक है, इसमें 15 से 20 टाइप के इम्पॉर्टेंट मंत्रियों को शामिल किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि इसमें जो मंत्री शामिल होते हैं वही कानून बनाते हैं। तो इनका अगर ओहदा हम कह सकते हैं, द स्टेटस बोल सकते हैं, तो ये मंत्रिपरिषद से ऊंचा होता है। राइट, क्योंकि ये नियम कानून को बनाएंगे तो और देंगे लागू करने के लिए या क्रियान्वयन करने के लिए। किसको देंगे? आपके मंत्रिपरिषद को देंगे। इवन मंत्रिपरिषद इसको अच्छे से कार्य कर रहा है कि नहीं, उस पर भी निगरानी रखेंगे। सो ऑब्वियस ही बात है, कुछ एक दो ही होंगे जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बट इनिशियली क्या होता है कि इनिशियली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई भी उल्लेख ऐसा नहीं किया गया था, ऐसे किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं किया गया था। बट जब हम लोग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन देखेंगे जो कि 1978 में हुआ था, उसमें ये कहा गया कि आप जब देखोगे आर्टिकल 352 यानी कि अनुच्छेद 352, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस वर्ड का यूज़ किया गया है, उसको डिफाइन किया गया है। और जबकि ये जब संविधान हमारा बना था तब इसमें कभी भी कहीं भी इसको यूज़ नहीं किया गया था। तो दीज आर द सम ऑफ द वर्क्स, और यू कैन से सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन योर कैबिनेट एंड काउंसिल, या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के बीच में आपके कुछ प्रमुख अंतर है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेटस वाइज विच इज़ इन द हायर पार्ट, और कभी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, आप ऐसे वर्ड्स को सुनते होगे न्यूज़ में अक्सर। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ये होता है उनका बेसिक डिफरेंस। ओके, सो लेट इट राइट। यह आप बोल सकते हो कि यह जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है? एक बिग एनसेम्बल है। एनसेम्बल यानी कि बड़ा निकाय है, जिसका उल्लेख पहले किया गया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी इसका उल्लेख कर दिया गया था, बड़ा निकाय है। बट हमारे मंत्रिमंडल का कुछ नहीं था, तो ये बड़ा निकाय है। जबकि आपका जो ये कैबिनेट है, कैबिनेट के ही मंत्री शामिल होते हैं।
शामिल होते हैं। यानी कि इस बड़े से एंसेम्बल में इसके ही मंत्री उसमें जाएंगे। बट पार्ट क्या है कि आपके 44वें आपका जो संविधान संशोधन है, संशोधन, ठीक है, इस संशोधन को कब किया गया था? 1978 में। और जोड़ा कहाँ गया था? अनुच्छेद आपके 352 में। ठीक, 352 में आपको तब जोड़ा गया कि मंत्रिमंडल, या आप बोल सकते हो कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। और फिर जबकि जो मूल संविधान था उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं था, जबकि मूल संविधान में ये नहीं था, जबकि मूल संविधान में यह उल्लेखित नहीं था, उल्लेखित नहीं था। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट पे हम क्या देखेंगे कि आपका जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद क्या करेगा? नीतियों को लागू करेगा, नीतियों का क्या करेगा? क्रियान्वयन करेगा, क्रियान्वयन करेगा। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मंत्रिमंडल क्या करेगा? मंत्रिमंडल नीतियों को बनाएगा, नीतियों को बनाएगा। ठीक है, और प्लस इन पर निगरानी रखेगा, निगरानी रखेगा। क्लियर है? फिर चौथे नंबर पर हम क्या देखेंगे? ये तो सारी चीज़ें हो गई, निर्माण किया, शक्तियाँ ये बाकी होगी। तो शक्तियों के दौर पर क्या करेगा? वो स्टेटस वाइज ज़्यादा ऊंचा होगा। अब अगर आप बोलो कि इसमें निम्नतम कितने मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद में 15 to 20 मंत्री शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। क्लियर है? तो ये जो है आपका बेसिक डिफरेंस किसका था? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का था। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट संसद। ठीक है, संसद स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। ठीक है, आई होप the writing is very clear to you since all the classes are recorded at night time only, क्योंकि क्लास में मैं नहीं चाहती कि इतने शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करें, एंड नो मोर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हम लोग I just give these recorded classes at night time only. So don't think that it is a original class. It's a revision class only. ठीक है, हर चीज़ का एक रिवीजन कर लोगे तो काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ों को समझना। और 5 मिनट का रिवीजन होता है, पन्ने को पलटना है। हाँ, मैं थोड़ा रिवीजन में ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड कर रही हूँ सो दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ना सी, जब हम संसद की बात करते हैं तो सबसे पहले आप उसके स्ट्रक्चर, इतने लोग होंगे, ये होगा वो होगा, चलो ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। पर कुछ माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगी। पहली चीज़ क्या बताऊंगी कि जो ये संसद का जो मैटर है ना हमारा, ये जो इंटायर थिंग है संसद का, ये कहाँ से लाया गया है? ये एक्चुअली हमारा लिया गया है इंग्लैंड से, पहली बात। दूसरी बात, इंग्लैंड के कहाँ से लिया गया है? तो आप बोलना कि वेस्ट मिंस्टर। ठीक है, अब ठीक है, अब वेस्टमिंस्टर कहाँ है? वेस्टमिंस्टर आपके लंदन में है। इसी वजह से क्योंकि हम ये सारी चीज़ें कहाँ के, ये जो भारतीय शासन व्यवस्था है, भारतीय शासन व्यवस्था, ठीक है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम जो है ये कहाँ से लिया गया है? इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम पूरा का पूरा ये कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। क्योंकि ये इंग्लैंड से लिया गया है इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब दूसरे आ जाओ कि एक्चुअल में ये जो है क्या है? ये जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट की पूरी प्रणाली है, वो क्या है? संसदीय है, पार्लियामेंट्री है। और सेम टू सेम आपका ये जो मॉडल है, इस मॉडल से ही आपका क्या आता है? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली बोलो या संसदीय शासन आपका स्वरूप बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पहले बतानी ज़रूरी थी। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट पर आ जाओ। सेकेंडली हम ये कहेंगे, देखो क्योंकि हमारे जो देखो जब आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो तो मॉडर्न इंडिया के लास्ट तक आते आते आप देखते हो कि धीरे धीरे हम लोग स्वतंत्रता के प्रति या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रारूप के प्रति, ये सारी चीज़ें हम लोग उस वक्त डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग, ये पूरे इंटायर प्रोसेस को हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। तो उसी वक्त जब आपका जो लास्ट वाला था, ये कौन सा आपका भारत शासन अधिनियम, ठीक है, जो 1935 वाला था। अब इसी के माध्यम से दो चीज़ें हमारे आप बोलोगे कि दो चीज़ें स्थापित हुई। एक कौन सी चीज़ थी? अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन, और दूसरा हमारा जो था केंद्रीय स्तर पर, वे क्या था? द्विसदनीय, यानी कि बाइकैमरल आपका था। ठीक है, बाइकैमरल विधानसभा था एक्चुअली। तो ये किससे आया? ये आपके बिफोर फ्रीडम, ठीक है, यानी कि बिफोर फ्रीडम, यानी कि आपके स्वतंत्रता से पूर्व क्या था? स्वतंत्रता से पूर्व हमने बोला कौन सा अधिनियम आपका था? भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम। अब ये भारत शासन अधिनियम 1935 वाला, इससे हमने क्या किया? स्थापना की। किसकी स्थापना की? दो चीज़ों की स्थापना की। कौन कौन से दो चीज़ों की स्थापना की भाई? अखिल भारतीय संघ, और दूसरा किसकी स्थापना की? आपकी द्विसदनीय विधानमंडल एक्चुअली मंडल, ठीक, द्विसदनीय विधानमंडल यानी कि बाइकैमरल, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन। दो चीज़ें हो गई। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। जब आप ये सारी चीज़ें समझोगे ना, तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा क्यों हमारे जो संविधान निर्माताओं हैं उन्होंने संसदीय प्रणाली में दो सदन रखे, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जब ये चीज़ें समझ में आई, फिर हम लोग स्टेट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो ऑल दोज थिंग्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस पहले के प्रारूप को समझोगे। ठीक है, तो पहले का प्रारूप ये हुआ। थर्ड नंबर पर फिर क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद परिस्थितियां क्या हुई? स्वतंत्रता के बाद एक्चुअली क्या हो गया कि हमारे पास द्विसदन बने, और यही इसी चीज़ को ही हम लोग ने फैक्चुअल किया। स्वतंत्रता के बाद क्या बना? संसद का फिर यानी कि पार्लियामेंट जब बना, तो पार्लियामेंट का जो एक्चुअल है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके बाद आप देखना, उसके ये सारी चीज़ें जब हो जाती है ना, तब हम इंडियन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। और जब संसद के, तो 3 स्ट्रक्चर हैं इसके। कौन कौन से मुझे कोई बताएगा? एक आपका राज्यसभा हो जाता है, एक आपका राष्ट्रपति हो जाता है, और एक आपका लोकसभा हो जाता है। याद रखना, ठीक है, 3 चीज़ें आपकी हो जाती है। फिर बाद में स्ट्रक्चर को और डिटेल करते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू, वो डिफरेंट मैटर है, बट ये हुआ। क्लियर है? तो अब इस संसदीय प्रणाली में सुप्रीमोस्ट पोजीशन क्या है? ठीक है, यानी कि जो इस शासन व्यवस्था है उसकी सर्वोच्च पावर किसके पास है? तो आप बोलोगे जो इसका जो शासन व्यवस्था में सर्वोच्च विधायी निकाय है। क्लियर है? जो हमारी भारतीय संसद है उसकी सर्वोच्च जो पूरे शासन की सर्वोच्च निकाय है, और 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि किसके नाम पे शासन करते हैं? आपके राष्ट्रपति के नाम पे शासन करते हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ तो सर्वोच्च न्याय कौन करेगा? वो आपका कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है,
क्लियर हो गया ना। इसीलिए आप देखोगे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 बॉडीज़ होती हैं। व्यवस्थापिका आपका बनाएगा कानून, लेजिस्लेटर कानून बनाएगा, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करेगा, कार्य करेगा, और अगर कुछ गड़बड़ हो या सही से हो रहा है कि नहीं, न्यायपालिका करेगी। तो ये जो लास्ट वाला मैंने बोला, ये चीज़ आने से पहले हमें थोड़ा सा बैकवर्ड को जाना पड़ेगा। बैकवर्ड जब तक नहीं जानेंगे तो चीज़ें हो कहाँ से रही हैं ये पता नहीं चलेगा। ये पता करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ें, चलो। नाउ सी, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका टोटल स्ट्रक्चर क्या है। इसका टोटल स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो जाए ना तो सारी चीज़ें और इजीली क्लियर हो जाएगी। यानी कि पहले हम देखेंगे संसद। संसद यानी हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मैंने आपको बोला कि कार्य किसके नाम पे होता है, राष्ट्रपति के नाम पे। पूरा का पूरा शासन जो है हमारा राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के नाम पे चलता है। हमने इसका वीडियोस भी बनाए रखे हैं, तो आप देख लेना अगर कहीं पे भी कोई अनुच्छेद वगैरह दिक्कत हो जाए तो। लोकसभा, ठीक है, और एक तरफ आपकी क्या आ जाती है, राज्यसभा। क्लियर है। ये दोनों आपको दिमाग में एकदम बैठे रहना चाहिए। अब देखो, अब इसके मैं पार्टिसिपेशन बोलूँगी, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा इसको और क्लियर करने में, और एक मुश्त में आप समझ जाओगे। देखो, हर चीज़ की हम लोग अधिकतम सीमा भी जानते हैं और जो वर्तमान चल रहा है वो भी जानना चाहिए। बिकॉज करंटली क्या पोजीशन है और मैक्सिमाइज़ हम कितना कर सकते हैं। तो उसी तरह इस क्लास में भी आपने देखा होगा कि मैंने ये ऐसे ही फॉर्म में आपको बताया था। कोई भी स्टैंडर्ड बुक भी आप देख लोगे तो उसमें भी ऐसे ही बताया जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए राज्यसभा के सदस्यों का, 250। ठीक है, और जो करंट पोजीशन कितने हैं, करंट मेंबर कितने हैं या वर्तमान सदस्य कितने हैं आपके, 245। ठीक है, मैक्सिमम से कम है ना। उसी प्रकार आप जब लोकसभा में आओगे तो लोकसभा का भी अधिकतम होगा और करंट होगा। तो इसमें मैक्सिमम मेंबर कितने ले सकते हैं बताओ, 550। ठीक है, जबकि करंट पर कितना है, वर्तमान सदस्य संख्या। क्लियर है, तो वर्तमान सदस्य संख्या इसकी 543 है। क्लियर है, ये चीज़ हमने आपको क्लास में भी बताई थी, यहाँ फिर से एक बार बता दे रहे तो जो आपका जितना डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ मैक्सिमम पर। अब मैक्सिमम जब होगा तो मैक्सिमम क्या कहेगा भाई, हम मनोनीत कुछ करेंगे और हम कुछ निर्वाचित करेंगे। ठीक है, कुछ इलेक्टेड आएंगे, ठीक है, और कुछ मनोनीत आएंगे। ठीक है, सो आप लिखो इसमें मनोनीत कितने आएंगे इसमें, 12। ठीक है, और निर्वाचित कितने आएंगे, 230 है। क्लियर है। उसी तरह करंट में जो है, करंट में भी हम यही कहेंगे भाई, करंट में भी मनोनीत आएंगे। मनोनीत कितने आएंगे बताओ, 12। और निर्वाचित कितने आएंगे, क्योंकि करंट में तो हमारे पास 245 है तो निर्वाचित आएंगे 233। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ इसके ऊपर, इसके अधिकतम संख्या हो गई। तो इसमें जो मैक्सिमम है ना, इस मैक्सिमम का जो निर्वाचित है, ठीक है, निर्वाचित में आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक राज्य से कितने आए हैं और एक आपके यूटीज कितने आए हैं। यूटीज यानी कि केंद्र शासित क्षेत्रों से कितने आए हैं। ठीक है, तो राज्यों से एक्चुअली 530 आते हैं मेंबर्स और यूटीज से कितने आते हैं, 20 मेंबर्स आते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। पर करंट पोजीशन पर क्या है, करंट भी वही देखेंगे हम, राज्यों से कितना आए हैं और यूटीज से कितना आए हैं। तो राज्यों से कितने आएंगे, 524, और यूटीज से कितने आएंगे, 19। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यूटीज करेंटली क्या क्या हैं, करेंटली हमारे पास यूटीज हैं दिल्ली, करेंटली हमारे पास JNK जम्मू और कश्मीर 370 हटा दिया गया है। फिर हमारे पास लद्दाख, और फिर हमारे पास क्या क्या है, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव। ये सारी चीज़ें हमारे पास यूटीज़ हैं, तो हम इसको अदर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अदर्स से 6,
लद्दाख से 1, जम्मू कश्मीर से कितने आएंगे 5 और दिल्ली से कितने आएंगे 7। याद रखना दिल्ली और पुडुचेरी ऐसा है जहाँ पर आपके वहाँ के सरकार भी है, ठीक है, वहाँ की खुद की सरकार भी है। कौन कौन सा? पुडुचेरी एंड दिल्ली। इतना क्लियर है सबको? क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पे वर्तमान में जो निर्वाचित देखो, वर्तमान करंट पोजीशन देख लिया, सबका अपना मनोनीत होता है, सबका अपना निर्वाचित होता है, सबका अपना मनोनीत होता है, सबका अपना निर्वाचित होता है। अब जब निर्वाचित हुआ तो निर्वाचित को भी तो आपका राज्य और यूटीज चाहिए होगा, निर्वाचित को भी तो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों से, यूटीज से। तो इसमें जब मैक्सिमम का जब हम राज्यों से देखते हैं, मैक्सिमम का जब हम राज्यों से देखते हैं तो हमें 230 मिलते हैं, 230, और यूटीज से 8। जबकि जब हम इसका देखते हैं जो करंट वाला है, करंट में हम राज्यों से जब देखेंगे तो, और यूटी से केंद्र शासित से देखेंगे, ठीक है, तो राज्यों से हमें क्या मिलेगा 225 और यूटी से क्या देखने को मिलेगा 8। तो अब यूटीज़ में भी क्या क्या है हमारे पास, ये हमारे दिल्ली से आएंगे, ठीक है, ये हमारे पुडुचेरी से आएंगे, चेरी से आएंगे, और ये हमारे JNK से आएंगे, जम्मू एंड कश्मीर से आएंगे। क्लियर? तो दिल्ली से ये हमारे 3 आएंगे, पुडुचेरी से 1 आएगा और जम्मू एंड कश्मीर से 4 आएंगे। ये थोड़ा सा एंटायर प्रोसेस आपको देखना पड़ता है। कब देखना पड़ता है? जब आप क्या करोगे बताओ, जब आप पहले प्रीवियस का जान लोगे तब आपको ये चीज़ समझने में बहुत ईजी रहेगा, इसमें तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग प्रीवियस का थोड़ा सा बैकवर्ड का इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके डिफरेंट भागों के बारे में एनालिसिस करते हैं, या आप बोलो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो जब उन भागों में बात करते हैं, तो जब हम संसद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संसद यानी कि हमारे पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है। तो इस पार्लियामेंट की बात में कौन से भाग में बात की गई है? भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 में इसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद कौन कौन से इंक्लूड होंगे आप देखना, आर्टिकल्स जो हैं इसके 79 से लेके 122, ठीक है, 79 से लेके 122, जिसमें इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें इसकी सारी चीज़ें, कैसे गठन हुआ, ठीक है, कैसे इसकी स्ट्रक्चर है, संरचना है इसकी क्या है, ठीक है, फिर इसका कार्यकाल क्या होता है, टेन्योर क्या है, क्लियर है, फिर इसमें संबंधित जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके बारे में बताया गया है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है, फिर कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, कौन कौन से स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं 79 से लेके 122। तो हम बता देते हैं भाई, कार्यकाल बताया गया है, इसमें संबंधित अधिकारी बताए गए हैं, अधिकारी या ब्यूरोक्रेट्स बताए गए हैं, क्लियर। फिर आपके डिफरेंट प्रोसेसेस को बताया गया है, डिफरेंट प्रोसीजर्स को बताया गया है, डिफरेंट पत्रिकाएं बताई गई हैं। फिर संसद को प्राप्त हैं स्पेशल पावर्स और नॉर्मल शक्तियाँ। क्लियर है? ये सारी चीज़ें किस में बताई गई हैं? 79 से लेके 122 तक। क्लियर है? अब एक एक करके हम लोग सारे अनुच्छेदों को देखते हैं, उसके पावर्स को देखते हैं, उसके संरचना को देखते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट हम क्या देखेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आपका गठन कैसे हुआ, ठीक है। तो संसद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? अब देखो, जब हम जानते हैं कि जो हम लोग जो भी चुनाव करते हैं लोकसभा का, वो सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जहाँ पे आपके मंत्रिपरिषद को चुना जाता है। क्लियर? तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जो संसद है हमारी सर्वोच्च शासन व्यवस्था की प्रणाली है, सर्वोच्च संस्था है एक्चुअली,
सर्वोच्च संस्था तो यही हुआ ना, अभी हमने बताया कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो याद रखना जो संसद है हमारा सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी कि सर्वोच्च विधायी संस्था या निकाय, कुछ भी बोल दो। क्लियर है? ये तो हो गया। अब स्टार्ट किससे करेंगे? स्टार्ट हम लोग अनुच्छेद 79 से करेंगे। अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 से करेंगे। आर्टिकल 79 बोलेगा कि जो संसद है हमारे पास, उसमें जो आपके पार्ट होंगे वो 3 मेन पार्ट होंगे, जो अभी हम लोग ने स्ट्रक्चर वाइज डिसाइड किया, इसीलिए मैंने पहले फ्लो चार्ट बताया आपको। 3 पार्ट्स होंगे, एक राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। क्लियर है? अब देखो कहीं कहीं पर जब जैसे कि आपने देखा होगा, मेरे कुछ शॉर्ट्स मौजूद है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या क्या पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ के नाम क्या क्या होते हैं, तो उनके भी हाउसेस होते हैं। क्लियर? सो फॉर दैट ओनली हम ये कहेंगे कि जो हमारे संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके भी नाम हैं इंग्लिश में। एक आपका हाउस ऑफ पीपल्स है जो कि लोकसभा है, और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स है जो कि आपकी राज्यसभा है। क्लियर? तो ये कहता है क्या कि संविधान कहते हैं, संविधान के जो अनुच्छेद 79 है, ये कहेगा कि संसद के आपके 3 अंग होंगे या 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट्स या अंग होंगे। कौन कौन से? आपकी राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर? दूसरा आपका होगा राष्ट्रपति, जिसके नाम से शासन चलाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट। और तीसरा आपका होगा लोकसभा, यानी कि बताओ क्या होगा? अभी बताया, हाउस ऑफ पीपल्स, हाउस ऑफ द पीपल। क्लियर? क्योंकि डायरेक्ट निर्वाचन से चुने हुए सदस्य यहाँ पर आते हैं। इतना आई थिंक सबको क्लियर है। क्या है ये? हम क्या कर रहे हैं? हम गठन कर रहे हैं। किसका गठन कर रहे हैं? हम संसद का गठन कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज़, जब सेकंड पॉइंट हम इसका कहेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है संसद में, आप बोलोगे कि राष्ट्रपति के नाम से, तो देखो एक फैक्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रपति के नाम से शासन चलाया जाता है, बट जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, और न ही वो संसद में बैठते हैं या उसका कोई भी जो डे टू डे उसके आपके सेशंस होते हैं उसमें रहते हैं वो। क्लियर है? लेकिन फिर भी आपका जो राष्ट्रपति है या प्रेसिडेंट है वो उसका अभिन्न अंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भी विधेयक संसदों द्वारा पारित होते हैं वो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनेंगे। उसके पहले वो क्या रहता है? एक विधेयक रहता है, एक जस्ट बिल रहता है। क्लियर है? कानून कब बनता है, रूल्स कब बनता है? वो जब आपका राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हमारा उस पर सिग्नेचर कर देगा, अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगा, तब ही बनता है। इसलिए भले ही आपके राष्ट्रपति जो हैं वो संसद में नहीं बैठते हैं, संसद के सदस्य नहीं होते हैं किसी भी सदन के, बट देन ऑल्सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पार्लियामेंट। तो इस चीज़ को अगर मैं लिखूं कि सेकंड पॉइंट के हिसाब से कि भले ही आपका जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नेम से ही कार्य होता है, शासन चलाया जाता है। ठीक है, जाता है। लेकिन इनका ना ऑफिस, ना कोई सदस्यता किसकी होती है? दोनों संसद की नहीं होती है, राइट। परंतु ये क्या है? ये एक अभिन्न अंग है। ये इज़ अ वेरी बिग पोस्ट। अभिन्न अंग है किसका? संसद का। क्यों? बिकॉज संसद जो भी बिल या आप बोलो विधेयक
पास करेगी करेगी वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से, राष्ट्रपति के स्वीकृति यानी कि हस्ताक्षर जिसे हम कहेंगे, हस्ताक्षर सिग्नेचर से ही कानून बनेगा, कानून बनेगा। क्लियर है? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल कि हम लोग इसमें क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, अब बात क्या है कि अब अगर हम लोग एक निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बात करें कि जो ये पूरी की पूरी संसदीय प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों का इम्पोर्टेंट पदों का निर्वाचन करते हैं, ठीक है। इवन संसद के सत्रों का भी वो क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, या आप बोल सकते हो एड्रेस करते हैं। क्लियर है? तो एक हम क्या करते हैं कि सत्र का आहूत करना और एक सत्रावसान करना, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर योर डन बाय योर प्रेसिडेंट ओनली। उसके बाद सत्र अगर विघटित हो जाए, मतलब योर लोकसभा जो है उसका अगर विघटन हो जाए, लोकसभा क्या है, जो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का जो पूरा मंत्रिपरिषद है जो कि चुनावों डायरेक्ट चुनाव से ज़्यादा चयनित होते हैं वही लोकसभा में जाते हैं। तो वो लोकसभा अगर विघटित हुई है, ठीक है, अगर डिसॉल्व हुई है, तो भी इसकी जो आप कहता है या सूचना सबसे परवी जो होता है वो भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आपका क्या है कि और ये भी है कि अगर मान लो कि अगर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, कोई सेशन नहीं चल रहा है और ऐसा आवश्यकता पड़े कि हमें कोई कानून जारी करना है या मतलब कोई अध्यादेश जारी करना है, तो वो भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर राष्ट्रपति का वहाँ पे ऑफिस है या नहीं है, बिल्कुल वो वहाँ पर नहीं बैठता है, वो अपने राष्ट्रपति भवन में बैठता है और इवन वो उसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति क्या है, अभिन्न अंग है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपका, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये कहते हैं कि राष्ट्रपति अभिन्न अंग है, टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो कहते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक कहेंगे बताओ, नाउ टेल मी, कौन कौन से टॉपिक कहेंगे। हाँ, जस्ट राइट नाउ वी से पहला टॉपिक आपका ये हो जाएगा कि वो सत्र का प्रारंभ करता है, ठीक है। और प्रत्येक जो आपका वर्ष होता है, जो ईयर का पहला जो सत्र होगा वो भी कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। और एक्चुअली वो संयुक्त रूप से दोनों सदनों का प्रारंभ करता है या एड्रेस करता है, ये कह सकते हो। तो आप बोलना कि नव निर्वाचित, ठीक है, नव निर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र यानी कि फर्स्ट सेशन, मीन्स न्यूली इलेक्टेड आपका जो लोकसभा है, ठीक है, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा पर सेशन के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक वर्ष आपके एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा वो क्या है, राष्ट्रपति ही प्रारंभ करेगा, राष्ट्रपति ही प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और वो भी संयुक्त रूप से दोनों सदनों का, ठीक है, दोनों सदनों का करेंगे, ठीक है। उन दोनों को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे, लिख दो संबोधित या एड्रेस। क्लियर है? दूसरे पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि वो राष्ट्रपति जो है दोनों सत्रों का, इसका मतलब क्या हुआ कि सत्र को आहूत करता है एवं सत्रावसान करता है। क्लियर है? तो यानी कि आपके राष्ट्रपति दोनों सदनों का
का क्या करेगा, 17 वसान, ठीक है, यानी कि प्रोरोगेशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोरोगेशन। और दूसरा क्या कहते हैं, आहूत, 17 आहूत, 17 आहूत, ठीक है, 17 आहूत यानी कि आ गया सम्मन। क्लियर है ना, ये दोनों काम करेगा। प्लस अगर कोई लोकसभा विघटित हो जाती है तो राष्ट्रपति ही क्या करता है, लोकसभा को विघटित करता है, लोकसभा को विघटित करता है, विघटित यानी कि डिसॉल्व, ठीक है, कर सकता है। और चौथे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, डिसॉल्व हो गया, अध्यादेश मतलब कि कोई अगर सत्र ना चले तो क्या होगा, ठीक है, अगर कोई सत्र ना चले तो, यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, का सत्र ना चल रहा हो तो आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश यानी कि योर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। क्लियर है इतना, ये है एक्चुअली जो हमारे भारत की जो संसदीय प्रणाली है, जिसमें आपका एक एग्जीक्यूटिव होता है एंड एक लेजिस्लेटिव होता है, यानी कि एक आपका कार्यपालिका होती है, एक आपकी विधायिका होती है, और वो आपस में एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट होती है, क्योंकि एक बनाएगी एक करेगी, ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। और राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति जो है सब चीज़ों को देखता रहता है, ठीक है, क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है, ब्रिटेन में क्या है, कौन देख रेख करता है, जो क्राउन्ड होती है, जो क्वीन होती है, उनके नाम से सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। सो सेम वे पे यहाँ पे अब जबकि आप यहाँ पर कौन करता है ये सारे काम, राष्ट्रपति करता है। ये क्लियर हो गया। अगर आपको बोला जाए कि संसद में होने की क्या अहर्ताएँ होती हैं या क्या क्या उसके क्वालिफिकेशंस होते हैं एक संसद का सदस्य बनने में, तो वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं इसी पार्ट में, तो दैट ये थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे कि संसद का अगर हमें क्या करना है, सदस्य बनना है, तो टॉपिक लिखो, संसद का सदस्य बनने हेतु आपकी अहर्ताएं। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन प्लीज़ आस्क मी। क्वालिफिकेशंस एक्चुअली, अहर्ताएं यानी कि आप क्वालिफिकेशन बोलना किसके, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको डिस्कस कहाँ किया गया है ये जान लो, आर्टिकल 84 में, आर्टिकल 84 यानी कि अनुच्छेद 84 में। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, उसको हम कम से कम आपका 30 वर्ष और राज्यसभा में और लोकसभा में 25 वर्ष की आयु पूर्ण करनी है। क्लियर है। दूसरी चीज़ को क्या करना है, आपके जो अन्य अहर्ताएँ जो बनाई गई हैं वो पूर्ण करता हो, मतलब कि जो लोकसभा का मेंबर होने के लिए जो अहर्ताएँ हैं या राज्यसभा के मेंबर का होने के लिए जो अहर्ता है वो पूरी करता हो, और कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। तो हम लिख सकते हैं इसमें सिंपल सा कि अगर उसे राज्यसभा से जाना है तो क्या करेगा वो, 30 वर्ष की आयु, और उसे अगर लोकसभा से जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 25 वर्ष की आयु। अब नेक्स्ट क्या है कि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो आर्टिकल 84 है, अनुच्छेद डिफरेंस बता देते हैं, अनुच्छेद जो 84 है वो क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है। क्वालिफिकेशंस किसकी, क्वालिफिकेशंस संसद के क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है, ठीक है, यानी कि अहर्ताएँ बताता है, अहर्ताएँ बताता है। जबकि जो अनुच्छेद आपका 120 है
वो क्या बताता है, वो डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है, डिस्क्वालिफिकेशंस, ठीक है। किसके डिस्क्वालिफिकेशन, संसद। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, निहरताएं कहते हैं, ठीक है। अब ये अनुच्छेद क्या कहेगा, ये अनुच्छेद एक्चुअली ये कहेगा कि कौन से सदस्य डिस्क्वालिफाइड है या नहीं बनने लगे लायक है। एक्चुअली ये किस पर डिपेंड करवाया गया है, ये एक्चुअली जो 102 है, सॉरी मैंने 102 लिखना था, ओके 102 है, वो एक्चुअली एक अधिनियम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोक प्रतिनिधित्व, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। ये अधिनियम 1951 में बना था। अब ये अधिनियम ये कहता है कि क्या कौन से चीज़ें हैं जिस पर नहीं होना चाहिए। एक, आपका लाभ का पद, ठीक है। एक, आपकी 10वीं अनुसूची में जो दल बदल वाला पार्ट दिया गया है वो, ठीक है। स्थान रिक्त होने पर क्या कदम उठाए जाएंगे उस पर, और एक तो आपका लोक अधिनियम है ही है, ठीक है। तो 122 में बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया गया। एक तो लोक अधिनियम नियम जो है आपका 1951 वाला, दूसरा ये जो आपकी लाभ का पद वाला केस है, लाभ का पद, ठीक है, लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसे हम लोग कहते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। तीसरा आप बोलना कि जो आपके 10वीं अनुसूची यानी कि 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल, ठीक है, 10वीं अनुसूची में एक्सक्यूज में दल बदल, ठीक है, उसके आधार पर, और लास्ट वाला जो है रिक्त स्थान होने पर, आधार पर, ठीक है, रिक्त स्थान होने के आधार पर। यानी कि कोई भी लाभ का पद वो नहीं कर सकता है अटेन अगर उसे संसद का सदस्य बनना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक अयोग्यता है, क्लियर है। दूसरा, अब व्यक्ति अगर सोच लो कि किसी मानसिक विकृति से है और सक्षम नहीं है तो क्या करेगा, यही ना करेगा कि वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता, दिवालिया हो जाए, यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाए। भाई एकदम ही दिवालिया है तो उसको कैसे संसद का सदस्य बना दे, क्लियर है। भारत का नागरिक ही नहीं है तो वो भी नहीं बन सकता है, ठीक है। ऊपर से ये सारे क्या हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। अब 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 10वीं अनुसूची में एक्चुअली दल बदल वाली बात कही गई है। दल बदल वाली बात क्या कही है, यानी कि सोचो कि वो जो जीत रहा है उसका दल ले लिया, बाकी का दल छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे का दल ले लिया, उसका बाद छोड़ दिया। तो वो क्या कह रहा है, हर बार 15 दिनों कि वो दल बदल किए जा रहा है, अनुशासनहीनता दिखाया जा रहा है, किसी में भी वो फिक्स्ड नहीं रह रहा है। तो एक संविधान संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और जिसमें ये बताया गया कि अगर ऐसे देखा गया किसी को अनुशासनहीनता या डिसोबीडियंस, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इनडिसिप्लिन अगर देखा गया ये दल बदल वाला केस, तो हम लोग उसको डिसक्वालीफाई कर देंगे संसद का सदस्य देखने में, क्लियर। नेक्स्ट, अब मनोनीत सदस्य वाला, ठीक है। यदि कोई मनोनीत सदस्य सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, ठीक है, 6 माह के बाद राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, मनोनीत है, लेकिन उसके 6 मंथ बाद क्या किया उसने, कोई एक दल को चपेट लिया, तो वो उसकी स्थिति में क्या है कि वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, किसकी, पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, क्लियर है ना। तो इसको एक जगह लिख लेते हैं, ओके। तो चलो एक एक करके सारी इसकी जो अरिक्तता है उन सबको देखते हैं। लाभ का पद, लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। लाभ का पद वाला पार्ट क्या है, कोई भी ऐसा कोई भी पद नहीं यूज़ करना चाहिए जिसे हम लाभ के पद के नाम से डिनोट करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दिवालिया ना हो, दिवालिया यानी कि आप बोल सकते हो इसे क्या, इंसॉल्वेंट ना हो, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि वो मानसिक रूप से सक्षम अगर नहीं है तो आप बोलोगे कि विकृत चित्त, थोड़े से हिंदी में आप लिखना,
जैसे कि हम लोग अनसाउंडेड माइंड कहते हैं। अनसाउंडेड माइंड हो तो क्या करोगे, आपको भारत का नागरिक ही ना हो तो, भारत का नागरिक ना हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि वो आपका डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। किसके आधार पर? ये ऑफिस वाले आधार पर। दूसरा आधार मैं आपको कहूँगी कि दूसरा आधार हम आपको कहेंगे कि कौन सी आपकी ये दल बदल वाला, दल बदल वाला, ठीक है। दल बदल वाला क्या है? इसको हम लोग डिफेक्शंस कहते हैं, ठीक। अब दल बदल वाले केस में क्या बात हो रही है कि एक तो ये कौन से वाले में बताया गया है? 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। दूसरी चीज़ ये बता रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, अब मानो कि कोई एक संसद का सदस्य है, अपनी इच्छा से राजनीतिक दल को त्याग कर देता है जिसके टिकट पर वो निर्वाचित होकर आया हो। क्लियर है? अब फिर क्या हुआ कि यदि कोई सदस्य, संसद का सदस्य अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान कर दे, ठीक है, अपने विरुद्ध मतदान कर दे और फिर वो मतदान ही नहीं करता है, या मान लो कि वो मतदान ही नहीं करता है, या उसके दल का में रहकर वो अनुशासनहीनता दिखा रहा है, ठीक है, तो 15 दिनों के अंदर अगर उसने क्षमा नहीं मांगी अपने ही दल से जिसमें वो अनुशासनहीनता शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसे अपना डिस्क्वालीफाई हो जाएगा संसद का सदस्य होते हुए। दूसरा, अगर मानो कि कोई एक निर्दलीय सदस्य है, ठीक है, और किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। क्लियर है? तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। पहला केस हम ये कहेंगे कि मान लो कि कोई राजनीतिक दल से त्याग दे रहा है, ठीक है, जिसके आधार पर वो निर्वाचित होकर आया था। अपनी इच्छा से किसी राजनीतिक दल से त्याग करता है, ठीक है, त्याग करता है जिससे वो निर्वाचित हुआ था, जिससे वो इलेक्टेड हुआ था, से वह निर्वाचित हुआ था, ठीक है। दूसरा, मान लो कि वो क्या किया है? अनुशासनहीनता दिखाया है, हीनता दिखाया है अपने निर्वाचित दल से, अपने निर्वाचित राजनीतिक दल से पता चल गया ना कि कैसे हम अनुशासन, जिसमें को वोट बोलो वो नहीं करेगा, बात नहीं मानेगा। तो अगर ये 15 दिनों के भीतर क्षमा ना मांगे तो, 15 दिनों के भीतर क्षमा ना मांगे तो, सॉरी ना कहे तो, ना मांगे, ठीक है। तीसरा, आप देखना कि एक तो बोला जाए कि वो निर्दलीय है, निर्दलीय कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर के हिसाब से वो संसद का सदस्य बना, ठीक है। फिर उसने किसी दल में शामिल हो गया, सो दीज आर व्हाट डिस्क्वालिफिकेशंस, राइट। फिर आप वही मनोनीत सदस्य है, फिर 6 महीने में किसी दल में फिर से शामिल हो गया, तो मनोनीत सदस्य 6 महीने में, शामिल, 6 मंथ में शामिल, ठीक है। सो ऑल दीज आर रीजंस फॉर योर डिस्क्वालिफिकेशंस। आगे बढ़ते हैं।